Hi guys, welcome back to my channel. Welcome to the daily Hindu news analysis of 10th नवंबर 2021। आज है तारीख 10 नवंबर 2021 और दिन है बुधवार और हम देखेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर की कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस एंड एक्सट्रैक्ट करेंगे वो पॉइंट जो हमारे प्रीलिम्स में आने की संभावना है। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कंप्लीट न्यूज़पेपर की PDF चाहिए तो वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब बढ़ते हैं आगे। इस आर्टिकल में बात की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक क्वेश्चन पूछा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है ना, ये क्यों मॉनिटर करती है NGO के फंड को। अब ये क्या मामला है, अब इसको हम समझेंगे। सबसे पहले तो गाइस हमको ये समझना होगा कि NGO क्या होता है। जो एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसका मेन काम क्या होता है। इसका मेन काम एक तरीके से प्रॉफिट कमाने का मकसद नहीं होता है। जो है यहाँ पर ये काम करता है वो गवर्नमेंट स्कीम, जैसे गवर्नमेंट स्कीम हो गई उनको इम्प्लीमेंट करने का, उनको गवर्नमेंट की स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करके गवर्नमेंट को काफ़ी हद तक हेल्प प्रोवाइड कराता है। अब NGO को बहुत सारा पैसा भी आता है। मान लो कोई NGO बच्चों के लिए काम कर रहा है, यहाँ अलग अलग सेक्टर्स के लिए काम कर रहा है। मान लो अलग अलग सेक्टर्स हैं, जैसे कि विडोज़ रहती हैं या बच्चे हैं, तो बहुत सारे सेक्टर्स में काम कर रहा है। इनके पास बहुत सारा पैसा आता है, फंडिंग आती है। उसी फंडिंग में एक फंडिंग होती है जो दूसरी कंट्री से आती है, उस फंड को बोलते हैं फॉरेन फंड्स। उस फंड को क्या बोलते हैं? फॉरेन फंड्स। तो अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से कि भाई आप NGO के फंड को क्यों मॉनिटर कर रहे हो। तो अब इसको समझ लेते हैं कि क्यों मॉनिटर कर रहा है। मान लीजिए कि कोई NGO है T करके, और इसको चाइना या पाकिस्तान फंड कर रहा है, फंड प्रोवाइड कर रहा है। अब ये जो फंड प्रोवाइड कर रहा है, ये फंड कहाँ आ रहा है? इस NGO में। तो इस फंड को क्या बोलेंगे? फॉरेन फंड, यानी ये बाहर की कंट्री से आ रहा है। जो हमारी MHA है ना, तो वो क्या करती है, वो इसी पैसे को मॉनिटर करती है जो NGO के पास पैसा आ रहा है। ये आपको ध्यान देना है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो मॉनिटर करती है जो NGO के पास फॉरेन फंडिंग आ रही है। अब इसके ऊपर से क्वेश्चन पूछा गया है कि यार यहाँ पे ये मतलब जब पूछा गया कि MHA क्यों मॉनिटर कर रहा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है ना, तो उसने सिंपल सा आंसर दिया। उसने बोला कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसने बोला कि देखो आज के टाइम पर ना जो फॉरेन फंड आ रहा है NGO के अंदर, तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि इसका बहुत हद तक गलत इस्तेमाल हो सकता है। और ऐसा पहले भी कई बार गलत इस्तेमाल हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा हुआ है, और इस बेसिस पर इसको मॉनिटर किया जा रहा है। तो ऐसा इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इसका जवाब दिया है। सोच रहे होगे कि गलत इस्तेमाल कैसे, ये गलत इस्तेमाल क्या होता है। तो गलत इस्तेमाल जैसे नक्सलवाद को बढ़ावा देना, नक्सलवाद को बढ़ावा देना, जैसे हमारी नेशनल सिक्योरिटी है, नेशनल पीस है, इसको भंग करना। इंटेलिजेंस ब्यूरो का कहना है कि जो फॉरेन फंडिंग है इसके थ्रू कहीं ना कहीं हमारी नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल पीस को खतरा पहुंचाया जा सकता है। इस वजह से हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। और ऐसा पहले भी हुआ है कि जो ये फ़ंड प्रोवाइड होता है, इस फंड से नक्सलवाद को बढ़ाने के लिए फ़ंडिंग की गई है। अभी भी यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है कि आने वाले टाइम पे इस फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है कंट्री में नक्सलवाद को बढ़ाने के लिए। इसी वजह से क्या है ना कि यहाँ पर फंड को मॉनिटर किया जा रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि इसको MHA ही क्यों मॉनिटर करता है। भाई आप मतलब ये सोचोगे ना कि इसको भाई इसको ये MHA ही क्यों मॉनिटर कर रहा है। तो अब इसका जवाब ये है क्योंकि MHA यहाँ पर देखता है जो हमारे पूरी कंट्री की नेशनल पीस, नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने का काम करता है। यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसका काम क्या है कि हमारी कंट्री में पीस बना रहे, सिक्योरिटी बनी रहे, तो और देश भर में शांति बनाने का काम करता है। तो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाया। तो इस आर्टिकल से इतना ही था। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होगे, UK से रिलेटेड है। UK ने क्या किया, एक अच्छी खबर है ये इंडिया के लिए। UK ने क्या किया है, कोवैक्सीन को अपनी लिस्ट में जगह दे दी है। जो उसकी लिस्ट है ना कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीन लगाई जाती है, उसमें कोवैक्सीन को लिस्ट में रख लिया है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, तो यहाँ पर मतलब जो बात की जा रही है UK के बारे में, तो अब इससे क्या होगा ना, जैसे UK ने इंक्लूड कर लिया इसे अपने खुद की लिस्ट में, तो अब जिन लोगों ने इस कोवैक्सीन को लगवाया होगा वो फ्लाई कर सकते हैं UK को, यानी UK जा सकते हैं। जितने भी इंडियन ट्रैवलर हैं जो UK जाना चाहते हैं तो वो अब UK जा सकते हैं। तो लगभग 22 नवंबर से वो ट्रैवलिंग कर सकते हैं अगर उन्होंने कोवैक्सीन लगवा रखी है तो। और कोविशील्ड को पहले से ही अलाउ था, और जिन्होंने कोवैक्सीन भी नहीं लगवा रखी, कोविशील्ड भी नहीं, तो वैक्सीनेटेड नहीं है, वो नहीं ट्रेवल कर सकते। ओके। और यहाँ पे क्या दिया गया है इम्पोर्टेंट, अभी तक क्या था कि इनको कोवैक्सीन जो थी इसको अलाउ नहीं था, तो जिन पर्सन को कोवैक्सीन लगी हुई थी तो वो जा नहीं सकते थे।
और यहाँ पर अब कुछ भी ऐसा जैसे पहले जाते थे आइसोलेशन में डाल देते थे, 3-4 दिन तक अलग कमरे में बंद रहो, 14 दिन तक फ्लाई करके गए हो तो अब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप चाहो सिंपली अपना वर्क करो। तो इस आर्टिकल से सिर्फ इतना ही था। आप चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। गाइस नेक्स्ट आर्टिकल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वार्निंग कुछ लिखा है, 550 टीम लिखी है। तो ये आर्टिकल किसके रिगार्डिंग है? ये आर्टिकल ना जो दिल्ली में इतना स्मोक हो रहा है, इतना एयर क्वालिटी पुअर हो रही है, उसके रिगार्डिंग है। तो इसमें क्या किया गया है ना कि यहाँ पर मतलब बहुत सारे लोगों की टीम लगा दी है ताकि हम लोग जो एयर पोल्यूशन है उसको टैकल कर सकें। अब एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए आपको मालूम होगा कि हाल ही में दिल्ली में स्मोक टावर लगाए गए थे। स्मोक टावर आपने नाम सुना होगा, काफ़ी न्यूज़ में आ रहे थे, स्मोक टावर लगाए गए थे। तो अब यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि हम जो स्मोक टावर है उनकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, कैपेसिटी को इंक्रीज़ करेंगे, ऐसी चर्चा की जा रही है। सरकार यहाँ पर इसको जो इसके टैंकर्स हैं उनको इंक्रीज़ करेगी, ऐसा बताया जा रहा है। ये सब दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा है। यहाँ से ना हम स्मोक टावर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि स्मोक टावर क्या है, बिकॉज स्मोक टावर से क्वेश्चन बन सकता है। तो अब हम जान लेते हैं कि स्मोक टावर क्या है और ये कैसे वर्क करता है। क्या होगा, जो आप मेंस में आंसर राइटिंग कर रहे हो तो वहाँ पे भी एज एग्जांपल स्मोक टावर आप यूज़ कर सकते हो, एंड प्रीलिम्स में तो ऑब्वियसली क्वेश्चन बन सकता है। तो चलते हैं स्मोक टावर की तरफ। स्क्रीन पे जो फोटो दिख रही है ना, यही स्मोक टावर है। अब आप सोचोगे ये कैसे फ़िल्टर करता है, इसकी वर्किंग क्या है? तो यहाँ से क्या होता है ना, पोल्यूटेड एयर अंदर फ्लो होती है, अंदर चली जाती है, और यहाँ से होती हुई नीचे फ्लो होती हुई नीचे चली जाती है, और यहाँ पे फ़िल्टर लगे होते हैं। तो यहाँ से जो भी एयर आई है वो एयर फ़िल्टर होगी, और यहाँ फैंस के माध्यम से, फैंस के थ्रू लोअर जो नीचे का जो वातावरण है उसमें फ्रेश एयर ये बाहर फ्लो कर देता है। सेम एज़ यहाँ से भी पोल्यूटेड एयर अंदर आती है और नीचे फ्लो करती हुई आएगी स्मोक टावर में, और यहाँ पे जो फ़िल्टर है उसको फ़िल्टर करेगा, यानी कि जो टैंकर है, और ये फ़ैन के थ्रू नीचे के वातावरण में फ़्लो आउट हो जाएगी। तो ये इसकी कुछ कार्य प्रणाली है, यानी वर्किंग सिस्टम है कि कैसे वर्क करता है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे नीचे फ़िल्टर लगे होते हैं इसमें। तो एक टावर की कॉस्ट होती है ना, वो 20 करोड़ के करीब होती है। तो अब बात की जा रही है कि इसकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा दिया जाए, बिकॉज एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा बद से बदतर हो चुकी है दिल्ली में। इससे आपको ये स्मोक टावर समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। स्क्रीन पे देख रहे होगे मुल्ला पेलिया डैम। इसको हम पिछले कई दिनों से ये लगातार न्यूज़ में बना हुआ है, और मैंने एक बार इसको जो क्या इसका मुद्दा चल रहा है, क्या डिस्प्यूट है, ये समझा दिया है। बट अगेन आज हम इसे डिस्कस करेंगे बिकॉज कुछ लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये केरला, ये आप जो देख रहे हो ना पिक्चर, यही डैम है, और ये केरला में है। ये डैम जो है ना केरला में लोकेटेड है। गाइस ये जो डिस्प्यूट है ना, ये डिस्प्यूट बहुत पुराना है, लंबा डिस्प्यूट हो चुका है। मतलब इतना, ये जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ थे तो तब ब्रिटिशर्स ने ये डैम बनवाया था। इसको मुल्ला पेरियार क्यों कहते हैं? क्योंकि दो रिवर है, मुल्ला और पेरियार, उनके कॉन्फ्रेंस पे ये डैम बना हुआ है, इसलिए इसको मुल्ला पेरियार डैम कहते हैं। तो बवाल क्या चल रहा है, केरला और तमिलनाडु के बीच में बवाल चल रहा है। केरला सरकार क्या बोलती है, चूँकि ये केरला में लोकेटेड है डैम, और आपको बता दूं कि केरला इसका बिल्कुल भी पानी नहीं यूज़ कर सकता है, सिर्फ तमिलनाडु ही यूज़ करता है इसका पानी, और ये तमिलनाडु ही ऑपरेट करता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये बहुत पुराना मुद्दा है, बड़ी बात है। तो ये जब ब्रिटिशर्स ने इसको बनवाया था 1895 के करीब, तो ये लगभग 125 साल पुराना डैम है। लगभग इसकी जो एज हो गई होगी 126 ईयर हो गई है। तो कहने का मतलब ये है, तो ये एक कंसर्न बन गया, इतना पुराना डैम हो गया है। तो केरला क्या चाहता है, केरला का कहने का मतलब तमिलनाडु से ये है कि या तो आप एक नया डैम बनवा लो, इसको मतलब वो ये नहीं चाहता कि आप यहाँ से डैम हटा ही दो, आप डैम बनवा के रखो, बट दूसरा बनवा लो, क्योंकि ये काफ़ी पुराना हो गया, इसमें दरारें आ गई हैं। अगर ये डैम में ज़रा सा भी चटका तो इससे ना पूरी की पूरी जो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है, पूरी इडुक्की डिस्ट्रिक्ट बह जाएगी। और वैसे भी ऑलरेडी केरला में ऑलरेडी फ्लड्स आया हुआ है, तो वहाँ पे वैसे भी आपदा हुई है। तो केरला का सिंपल सा कहना ये है तमिलनाडु से कि जो इसमें वाटर लेवल है ना, आप उसको इंक्रीज़ मत करो, जो एक मेंटेन वाटर लेवल होता है वहीं तक रखो। बट तमिलनाडु बात नहीं मानता है। वो क्या करता है, वो 142 मीटर तक ऊपर ले जाता है वाटर लेवल को, और वो उसका तमिलनाडु का कहना क्या है कि भाई अगर मैं इससे नीचे करूँगा तो मेरे डिस्ट्रिक्ट को पानी नहीं मिलेगा। तो केरला और इसके बीच में, तमिलनाडु के बीच में ये मुद्दा इस चीज़ को लेके, वाटर लेवल को लेके, और ये डैम पुराना हो गया, इसमें दरारें आ गई हैं। केरला चाहता है वो नया डैम बना ले, इसकी जगह पे अच्छा मजबूत डैम बना ले।
इस डैम की एक ख़ास बात मैं आपको बताती हूँ। ये जो डैम है ना, इसको ब्रिटिशर्स ने तमिलनाडु को 999 ईयर के लिए लीज़ पर दे दिया है। यानी लगभग 1000 सालों के लिए ये तमिलनाडु को किराए पर दे दिया है अंग्रेज़ों ने। तो इसलिए इसका कंट्रोल जो है ना, पूरा का पूरा कंट्रोल किसके पास है? तमिलनाडु के पास है। अब खतरा तो केरला को है, तो केरला सुप्रीम कोर्ट गया, तो सुप्रीम कोर्ट में भी केरला ने क्या बोला कि आप जो है तमिलनाडु से इसका जो वाटर लेवल है वो जो मिनिमम वाटर लेवल होता है वो रखा जाए, और तमिलनाडु से कहा जाए कि वो इस डैम के बदले दूसरा डैम बना ले, वहीं पर दूसरा डैम तैयार कर ले, बट इस डैम को छोड़ दे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी दरार आई या थोड़ा सा भी पानी लीक हो या चटका टूटा तो पूरी की पूरी इडुक्की डिस्ट्रिक्ट चली जाएगी। तो गाइस, इस आर्टिकल से सिर्फ इतना ही था। ये पिक्चर मुल्ला पेरियार डैम की है, और इसका क्या मुद्दा चल रहा था, अंग्रेज़ों ने बनवाया था, पुराना हो गया है, केरला नहीं चाहता कि अब ये डैम कंटिन्यू रहे, और तमिलनाडु इसी डैम को कंटिन्यू करना चाहता है, तो इसी को लेके यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। क्या है संयुक्त किसान मोर्चा? अब ये क्या है संयुक्त किसान मोर्चा? तो अब गाइज आप सोचोगे संयुक्त किसान मोर्चा क्या आ गया? पहले तो किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब ये नई चीज़ क्या है संयुक्त किसान मोर्चा? तो मैं भी आपको समझाती हूँ ये क्या है। अब फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में तो आपको पता ही होगा कि ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो अभी क्या है ना कि ये जो संयुक्त किसान मोर्चा है, तो इन्होंने बोला है कि जितने भी हमारे फार्मर्स हैं उन्होंने बोला है कि हम वापस से प्रोटेस्ट करना चालू करने वाले हैं, क्योंकि विंटर सेशन चालू होने वाला है। आप जानते हो ये पार्लियामेंट में क्या है सेशंस होते हैं, पार्लियामेंट में सेशन होता है मानसून सेशन, विंटर सेशन। तो अब क्या है ना कि विंटर सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो अब ये बोल रहे हैं कि हमारे किसान भाइयों का कहना है कि हम रोज़ प्रोटेस्ट करेंगे, रैली निकालेंगे, बट ये सारा काम हम लोग ना शांतिपूर्वक करेंगे, इसमें किसी भी तरीके का वॉयलेंस नहीं होगा। तो यहाँ पर जो प्रोटेस्ट होना चालू होगा वो 29 नवंबर से शुरू हो जाएगा, बिकॉज जो पार्लियामेंट में विंटर सेशन स्टार्ट हो रहा है वो भी 29 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। तब से जितने जो भी हमारे किसान भाई लोग हैं वो अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू कर देंगे। तो बात क्या है कि ना लगभग 1 साल हो चुका है ये जो किसान है, ये फार्मर्स हैं जो हमारे, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हुआ क्या था ना, गवर्नमेंट एक फॉर्मूला लेके आई थी, सबको पता होगा 3 लॉज थे उसमें किसान बिल में। तो अब ये किसान बिल क्या है, पहले आप इसको समझ लीजिए। तो किसान बिल को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो फार्मर्स हैं इनकी डिमांड क्या है। तो हमारे फार्मर्स हैं ना, वो चाहते हैं कि आप ना ये जो बिल लेके आए हो किसान बिल, इसको वापस ले लो, इसको रिपील कर दो। तो इनकी डिमांड ये है। और ये क्या चाहते हैं कि जो एमएसपी है ना वो कंटिन्यू इनको दिया जाए, बंद ना किया जाए, एमएसपी लगातार मिलती रहे। तो अब एमएसपी क्या होती है वो मैं किसी अदर वीडियो में बता दूंगी, वैसे मुझे लगता है काफ़ी हद तक आपको पता होगा। तो इनकी डिमांड है कि एमएसपी इनको मिलती रहे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और जो है ये जो नया बिल लेके आए हैं वो इनको समझ में नहीं आ रहा है, जो हमारे किसान भाई लोग हैं इनको नहीं लगता है कि उससे इनका फ़ायदा है। तो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस बिल को वापस ले ले, तो इसी वजह से ये बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं कि जो ये किसान बिल आया था जिसमें 3 लॉ थे वो क्या है। और हाँ गाइज़, एक और बात आपको पता होगा कि 26 जनवरी पे कितना ज़्यादा वॉयलेंस हुआ था, वॉयलेंस क्रिएट हो चुका था, मतलब काफ़ी बवाल हुआ था प्रोटेस्ट को लेके फार्मर्स के। तो लेकिन अब क्या बोला जा रहा है कि अब यहाँ पे जो फार्मर्स हैं ना उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग वापस से प्रोटेस्ट करेंगे और पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। और जब से विंटर सेशन स्टार्ट होगा पार्लियामेंट के अंदर, तब से यहाँ पर प्रोटेस्ट स्टार्ट होने वाला है। अब पीसफुली कोशिश की जाएगी कि पीसफुल हो, जल्द से जल्द इन फार्मर्स को, जल्द से जल्द किसान चाहते हैं कि जो फॉर्म लॉ है, जो किसान बिल है, उसको रिपील कर दिया जाए। यही फार्मर्स की डिमांड है। और क्या है जो मेन डिमांड है यहाँ पे कि बेसिकली ये जो लॉ है ना इसको तो डाइल्यूट किया जाए। और फार्मर्स यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि जो इनकी एमएसपी है वो रोकी ना जाए, वो लगातार दी जाए, बिकॉज एमएसपी का जिक्र किसान बिल में कहीं नहीं हुआ है। और ये क्या चाहते हैं ना, जो किसान भाई हमारे ये चाहते हैं कि सरकार इनको एमएसपी लिखित में दे दे। अब गाइस, सरकार ना लिखित में नहीं दे सकती, एमएसपी चाहते हैं कि जो किसान भाई चाहते हैं कि एमएसपी इनको लिखित में दे दी जाए। अब ये लिखित में क्यों नहीं दे सकती है हमारी सरकार, इसके पीछे भी रीज़न है। WTO के बारे में आप सब जानते होंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या करता है ना, ये हमेशा भारत के ऊपर फोर्स बना के रखता है कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्रेंड कर रहे हो, मतलब आपका एक्सपोर्ट में आप ऊपर हो एग्रीकल्चर। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आप अपने किसानों को एमएसपी दे रहे हो या अदर स्कीम चला रखी हैं एग्रीकल्चर फील्ड में। तो WTO हमेशा फोर्स करता है कि इन सब चीज़ों को रोको। तो इस वजह से हमारी जो सरकार है ना वो एमएसपी को लिखित नहीं दे सकती है।
अब बट किसान चाहते हैं कि एमएसपी लिखित दे दे और जो ये बिल है उसको वापस ले जाए, बट अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो अब सीधे हम चलते हैं फॉर्म लॉ पे। तो गाइस इस बिल का नाम क्या था? इस बिल का नाम था द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। इसमें और क्या है, द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल एक ही हो गया। एक क्या हो गया, द इसेंशियल कमोडिटीज़ बिल। तो ये 3 बिल आए थे किसान बिल में, जो किसान बिल पास किया गया था उसमें ये 3 बिल पास किए गए थे। अब देख लेते हैं कि अब क्या है ना कि जो भी चीज़ होती है उसके प्रोज और कॉन्स दोनों होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं नुकसान भी होते हैं। तो जो पहला वाला है ये क्या बात करता है कि ये किसानों को ज़्यादा चॉइस दे रहा है और मार्केट कॉस्ट कम कर रहा है और उनको बेटर प्राइस दिलाएगा। तो ये ऐसी बात करता है। बट इससे क्या होगा ना कि जैसे जो कमीशन एजेंट होते हैं, जो एपीएमसी मंडीज़ के थ्रू जो मार्केट होते हैं, तो उसमें कमीशन एजेंट्स होते हैं, तो उनको लॉस हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ये एक तरीके से यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। तो ये इसका यहाँ पे नुकसान देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये फार्मर्स के लिए अच्छा है, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चॉइसेस मिलेंगी, मार्केट कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी और उनको अच्छे प्राइस मिल सकते हैं। बट ये जो कमीशन एजेंट्स हैं इनको यहाँ पे लॉस हो जाएगा। अब सेकंड आता है फार्मर्स एग्रीमेंट प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल। तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ है ना, वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगी, प्री एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट। मान लो किसी का फॉर्म है, उसने कोई कंपनी आई और उसके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया कि इस बार आपको इतने टन मान लो आलू बोना है या कुछ भी बोना है, तो उसका वो पहले ही प्राइस फिक्स कर देगी। अब इसमें क्या कंसर्न आ रहा है किसान के पास कि उसने तो बिल पहले ही फिक्स कर दिया, बट क्या हो सकता है कि जब फसल कटने का टाइम आए या जब फसल मार्केट में आए, तो उस वक्त हो सकता है जो प्राइस किसान का कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ है उससे ज़्यादा हो मार्केट में और किसान को घाटा हो जाए, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल के मार्केट में तो नहीं बेच सकता और ना कंपनी उसका कंपनसेशन उसको देगी। तो ये एक इशू है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट करके किसानों को कॉन्ट्रैक्ट करके एक तरीके से बांध दिया जाएगा और इसमें कोई मीडिएटर नहीं दिख रहा है, यानी कि कोई कहाँ पे अपील करे, कंप्लेन करे। मान लो एग्रीमेंट हो गया कंपनी के साथ, कंपनी प्रॉपर पैसा नहीं प्रोवाइड कर रही है, समय से नहीं प्रोवाइड करी, तो अभी बहुत सारी चीज़ें जो क्लियर नहीं हुई हैं और इन पे अभी कोई लॉ नहीं बने, तो इसलिए किसान लोग क्या चाहते हैं कि इस बिल को वापस ले लिया जाए। थर्ड क्या है कि इसेंशियल कमोडिटीज़ बिल। इसमें क्या देखने को मिल रहा है, ये क्या कर रहा है, ये चाहता है कि रिमूव कर दी जाए कमोडिटीज़ लाइक सेरल, पल्सेस, ऑयल सीड, ऑनियन, पोटैटोज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़। जो इसेंशियल कमोडिटीज़ की जो लिस्ट है ना, उसमें से इन सारी सेरल्स को, पल्सेस को, ऑयल सीड को, ऑनियन को हटा दिया जाए। बिकॉज जब इसेंशियल कमोडिटीज़ बिल के एक्ट के थ्रू ना इसकी स्टोरेज पे ना स्टॉक लिमिट लगाई जा सकती है सरकार के थ्रू। जब ये इस लिस्ट में ही नहीं होगा तो ना स्टॉक लिमिट लगेगी, तो इनको हटा दिया जाए। तो इससे क्या होगा, ये जो होल्डिंग लिमिट है ये नहीं लगेगी। अब इसका कौन क्या है, मतलब इसका गलत इस्तेमाल क्या हो सकता है। अब जब लिमिट ही नहीं लगेगी, यानी कि इसेंशियल, इसमें क्या कर दिया, आप कोई लिमिट तो लगा नहीं सकते क्योंकि इसेंशियल कमोडिटीज़ बिल से बाहर कर दिया। तो अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है ना, तो उनके पास तो बड़े बड़े गोदाम हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इनको स्टॉक करके रख लेंगे और फिर मार्केट में बहुत कम या ज़्यादा उसको रिलीज़ करेंगे अपने अकॉर्डिंग उसके प्राइस क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पे ये किसानों के लिए भी और मुझे लगता है कि पब्लिक के लिए भी सही नहीं है, ये दाम बढ़ सकते हैं इन सब चीज़ों के। तो ये इशू है पूरा, मतलब लेके इसको। और तीसरा क्या है कि एमएसपी के बारे में, अब आप गाइस देख रहे हो ना, यहाँ पे कहीं भी एमएसपी की बात नहीं की गई है। गवर्नमेंट ने एमएसपी को ना ख़त्म करने की बात की है ना कंटिन्यू करने की बात की है, क्योंकि एमएसपी के बारे में गवर्नमेंट लिखित नहीं दे सकती, बट अभी भी एमएसपी दिया जा रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो गाइज़ अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। गाइज़ यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होगे कि एससी कॉलेजियम क्लियर्स ट्रांसफर मद्रास हाई कोर्ट चीफ जस्टिस टू मेघालय। अब ये क्या है ना कि इसमें क्या किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ना मद्रास के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उनका ट्रांसफ़र करके मेघालय भेज दिया है। तो अब ये तो नहीं इम्पॉर्टेंट है कि भाई किसका ट्रांसफ़र कर दिया गया, कहाँ कर दिया गया। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो कॉलेजियम लिखा है, तो कॉलेजियम सिस्टम हमारे पॉलिटी सब्जेक्ट जो है पॉलिटी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये आपको पता होना चाहिए कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है। कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू क्या होता है, जजेस अपॉइंट किए जाते हैं, ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है। कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है।
अब ये एक सिस्टम है क्या करने का, अपॉइंटमेंट करने का, ट्रांसफ़र करने का। किन को अपॉइंट करने का, जजेस को। अब ये धीरे धीरे इवॉल्व थ्रू जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं ना, उसके थ्रू ये सिस्टम इवॉल्व हुआ। ये पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू नहीं आया है और ना ही किसी प्रोविज़न या कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। ये जजेस के थ्रू इवॉल्व किया गया सिस्टम है। अभी कैसे इवॉल्व हुआ है, वन बाय वन देखते हैं। तो गाइस, ये जो फर्स्ट जज केस था, इसमें हुआ क्या था, इसमें डिक्लेयर किया गया था प्राइमेसी क्या, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। यानी कि जब रिकमेंड कर दे जुडिशियल अपॉइंटमेंट को या ट्रांसफ़र को, तो वो सिर्फ एक ही कंडीशन पे रिफ्यूज़ हो सकता है कि कोई ठोस कारण हो, अदरवाइज़ उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही रिकमेंड करते थे या ट्रांसफ़र करते थे। इससे क्या पावर मिल गई, इससे क्या पावर हो गई, तो जुडिशियरी को एक एग्जीक्यूटिव मतलब एक प्राइमेसी मिल गई, पावर मिल गई, रूलिंग मिल गई अगले 12 साल तक के लिए। किसके लिए, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के लिए। तो ये पहला केस था। अब चलते हैं हम सेकंड केस पे। ये जो हमारा सेकंड जज केस है ना, ये 1993 में हुआ। इसमें ना सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया सही तरीके से कोलेजियम सिस्टम। अभी तक तो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिंगल पर्सन थे जो रिकमेंड कर रहे थे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ ना, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कोलेजियम सिस्टम। इन्होंने क्या किया, जो कंसल्टेशन है ना, तो उसका मतलब क्या होना चाहिए, कंकरेंस। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो कंसल्टेशन होना चाहिए। अकेले चीफ जस्टिस ही इस चीज़ का निर्णय नहीं ले सकते, रिकमेंड नहीं कर सकते। कंकरेंस होना चाहिए, मतलब कई लोगों की कई लोग मिलकर डिसीजन लें। तो इसमें ऐड किया गया है कि नॉट ओनली चीफ जस्टिस अकेले ओपिनियन नहीं देंगे, बट एक इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन होना चाहिए। तो इसके लिए कंसल्टेशन बनाया गया विद 2 सीनियर मोस्ट जजेस का। यानी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के 2 सबसे बड़े सीनियर जज होंगे, तो उनका एक टीम बनाई गई कंसल्टेशन में, उसको कोलिजियम कहते हैं। वो मिलकर क्या करेंगे, रिकमेंडेशन देंगे। तो यहाँ सेकंड जज केस से आपको समझ में आ गया कि क्या हुआ। पहले फर्स्ट जज केस में सिर्फ चीफ जस्टिस थे, वो अगले 12 साल तक चला। फिर जब 1993 में सेकंड जज केस हुआ, तो यहाँ पे वो सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया कि भाई अकेले चीफ जस्टिस क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, 2-3 लोगों को और लो। तो यहाँ पे 2 लोगों को और ऐड कर लिया गया। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट। थर्ड जज केस कब हुआ, 1998 में। अब ये 1998 वाला केस क्या कहता है, तो गाइस ये जो हमारा थर्ड जज केस था, ये 1998 में हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, उनकी रेफरेंस पे, यानी आर्टिकल 143 के थ्रू रेफरेंस, जो राष्ट्रपति हैं वो सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। तो इसने क्या किया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपेंड कर दिया कोलेजियम सिस्टम, 5 मेंबर बॉडी बना दी। इससे पहले कितनी थी, 3 थी ना, एक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जज। अब यहाँ पे क्या हो गया, चीफ जस्टिस को मिला के चार अदर पर्सन कौन होंगे, वो भी सीनियर मोस्ट पर्सन्स होंगे। तो यहाँ पे ये बात की गई। अब इसको हेड कौन करेगा, 5 बॉडी तो बन गई, इसको हेड करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सेम क्या होता है ना कि जो कोर्ट, हाई कोर्ट होते हैं ना, तो उसमें भी कोलेजियम बना होता है। उसको कौन लेड करता है, वहाँ का चीफ जस्टिस और 4 उस कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होते हैं। अब जो नाम रिकमेंड किए जाते हैं ना अपॉइंटमेंट करने के लिए हाई कोर्ट में, तो इसके बाद क्या किया गया, जो हाई कोर्ट का कोलेजियम है, जैसे मैंने बताया कि इसमें क्या होगा, चीफ जस्टिस होगा एंड 4 अदर मेंबर्स होंगे। तो इन्होंने किसी का नाम रिकमेंड किया, तो वो क्या अपॉइंटमेंट के पास कब जाएगा, उससे पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो अप्रूव कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम सिस्टम है वो, यानी चीफ जस्टिस का एक बॉडी है ना पूरी 5 लोगों की, तो जब वो अप्रूव कर देंगे उसके बाद ये गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है गवर्नमेंट के पास जाना, और उसके बाद क्या होगा, अपॉइंट कर दिया जाएगा। तो गाइस जो जज होते हैं ना हायर जुडिशरी के, वो अपॉइंट किए जाते हैं थ्रू कोलेजियम सिस्टम। गवर्नमेंट का रोल होता है ना यहाँ पे, तो वो बस सिर्फ एक तरीके से जो उनको नाम प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, तो जो एक तरीके से मेयर रोल होता है यहाँ पे, बस कोलेजियम उनको रिकमेंड कर देता है कि ये पर्सन है, इनको यहाँ पे अपॉइंट करना है। बताया कि गवर्नमेंट का रोल काफ़ी लिमिटेड है। अब गाइस जो हमारा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का 217, वो क्या बोलता है कि जो हाई कोर्ट के जज है ना, उनको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, किसके कंसल्टेशन से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। गाइस अब क्या है कि आर्टिकल 217 क्या कहता है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि जब जज को अपॉइंट किया जाए ना, हाई कोर्ट के जज को, तो वो अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट की कंसल्टेशन से
विद और उसमें क्या होना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी कंसल्टेशन होना चाहिए और स्टेट के गवर्नर का भी। बट अगर किसी ऐसे ही कोई दूसरा पर्सन को जज बनाया जा रहा है, मतलब चीफ जस्टिस नहीं, सिर्फ जज बनाया जा रहा है, तो फिर उसमें सिर्फ जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं उनका कंसल्टेशन ज़रूरी है और उनको अपॉइंट कर दिया जाता है। तो गाइज़ यहाँ से मैंने आपको पूरा बता दिया कॉलेजियम सिस्टम कैसे ये इवॉल्व हुआ, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल, उन्होंने मीटिंग की तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के काउंटर पार्ट से, मतलब वहाँ के NSA से। तो यहाँ पे जो मेन फोकस रखा गया वो अफ़गानिस्तान रखा गया। अब ये चर्चा में पिछले काफ़ी दिन से मैं इसको डिस्कस कर रही हूँ कंटिन्यू। तो यहाँ पे क्या मेन फोकस रखा गया है, अफ़गानिस्तान को लेके फोकस रखा गया है कि वहाँ पे जो क्राइसिस आई हुई हैं, जैसे कि आप देख सकते हो आर्टिकल में भी लिखा हुआ है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आई हुई है। तो ये सब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और वहाँ पे जो वहाँ पे टेरर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, टेरर एक्टिविटीज़ को फोकस किया गया, उनको कम करने की बात की गई। अभी तक ना किसी भी कंट्री ने ना तालिबान को एज अ इंटरिम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो अब ना अफ़गानिस्तान में बहुत बुरे हाल हो चुके हैं। तो यही इसी को लेके पूरा ये फोकस रहा इस मीटिंग का। ये जो मीटिंग हुई है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि अजीत डोभाल अपने काउंटर पार्ट से बातचीत करते नज़र आ रहे हैं। तो ये मीटिंग चल रही है, ये बायलैटरल मीटिंग हो रही है 1 by 1 और इसमें बात की जा रही है। इसका जो मेन फोकस रखा जा रहा है वो अफ़गानिस्तान रखा जा रहा है कि वहाँ पे भाई कैसे शांति लाई जाए। तो बस इस आर्टिकल में इतना ही था। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। फ़ोटो दिख रही होगी तो ये डिबेट की फ़ोटो है। तो ये एक तरीके की डिबेट होती है जो हर साल ना CPRF ऑर्गेनाइज़ कराता था। CAPF क्या है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। तो ये हर साल ना डिबेट ऑर्गेनाइज़ कराता था, बट इस बार क्या हुआ ना, इसको NHRC ने ऑर्गेनाइज़ किया। तो इस डिबेट का जो टॉपिक था वो टॉपिक क्या था, इट डिस्कस इफ़ ह्यूमन राइट्स ब्लॉक फाइट अगेंस्ट एबिल लाइक टेररिज्म नक्सलिज्म। यानी कि यहाँ पे भी टेररिज्म और नक्सलिज्म को लेकर बात की गई है। तो इस टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है, वो NHRC है। तो हम NHRC को देख लेते हैं कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। जो NHRC है ना, ये आपके GS पेपर 2 के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है फॉर पॉलिटी। एंड ये क्या है, एक तरीके की स्टैचूटरी बॉडी है। इसके बारे में देखते हैं। रिलीज की गई 1993 में। किस प्रोविज़न, किस एक्ट के थ्रू, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। इसको बाद में अमेंड किया गया 2006 में। तो इसका काम क्या है, ये एक तरीके से वॉच डॉग का काम करती है। ह्यूमन राइट्स का जो भी हमारी कंट्री में है, ह्यूमन राइट्स को लेके उस पर नज़र रखती है। अब ये ह्यूमन राइट्स किससे रिलेटेड हो सकते हैं, लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, लिबर्टी से रिलेटेड हो सकते हैं, इक्वालिटी, डिग्निटी, इंडिविजुअल गारंटीड बाय इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसको फ्रीडम, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनके बारे में। तो और इंटरनेशनल जो भी इंटरनेशनल कोवेनेंट्स दिए गए हैं उनके बारे में। तो उन सबको ये इन्फोर्सेबल, जो भी कोर्ट में इन्फोर्सेबल हैं, उन सबको उन सब पे नज़र रखती है कंट्री के अंदर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसका वर्क क्या है। गाइस, ये NHRC है ना, एक ये मल्टी मेंबर बॉडी है। ये क्या कंसिस्ट करती है, एक चेयरमैन, 7 अदर मेंबर होते हैं इसमें और 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। प्रेसिडेंट क्या करता है ना, यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चेयरमैन को, मेंबर्स को। किसके रिकमेंडेशन से, एक हाई पावर्ड कमेटी होती है, उसको कौन हेड करता है, प्राइम मिनिस्टर। इनका वर्किंग पीरियड कितना होता है, ये जो चेयरपर्सन होते हैं, ये जो मेंबर ऑफ NHRC होते हैं, ये 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट होते हैं, या फिर एज इनकी 70 साल। जैसे कोई भाई 68 ईयर्स का उसको अपॉइंट कर गया है, तो वो 5 साल नहीं, जब उसकी 70 साल एज हो जाएगी तो वो खुद का खुद वहाँ से हट जाएंगे, जो भी पहले आ जाए, 5 साल या 70 साल। तो ये इसका पीरियड हो गया, टाइम पीरियड हो गया। मूव कैसे किया जाता है, सिर्फ एक शर्त पे किया जा सकता है, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अगर ये प्रूव कर दिया जाए कि ये मिसबिहेवियर कर रही है, इनकैपेबल हैं पर्टिकुलर जॉब को लीड करने में, तो इंक्वायरी कंडक्ट कराई जाती है सुप्रीम कोर्ट के जज के थ्रू। हम देख लेते हैं कि इसके फंक्शंस और पावर्स क्या हैं। तो NHRC क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है जो शिकायतें हैं किसके रिगार्डिंग, वॉयलेशन अगेंस्ट वॉयलेशन हो रहा है जो ह्यूमन राइट्स। तो इसमें ये इस पिटीशन डाल सकता है, रिसीव कर सकता है पिटीशंस। और इनके पास पावर होती है इंटरफेयर करने की, और ये जुडिशियल प्रोसीडिंग में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो। और क्या कर सकते हैं ये कोई भी जेल को विजिट कर सकते हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता है कि भाई आप नहीं जा सकते हो। और जो अदर इंस्टीट्यूशन है उनके अंडर में कंट्रोल में है, कोई भी जेल या कोई भी संस्था जहाँ पे ह्यूमन वायलेशन हो रहा था वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। अब ये क्या करता है, ये रिव्यू करता है सेफ गार्ड जो प्रोवाइड किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स सेफ गार्ड प्रोवाइड किए, तो उनको रिव्यू करता है कि हाँ, मतलब
ऐसा कोई लॉ तो नहीं लेके आ रही कंट्री जिस वजह से कि कुछ ऐसा ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहा है। तो इन सबको भी रिव्यू करता है। क्या काम करता है और ये क्या करता है कि जो ह्यूमन राइट्स की फील्ड में है उस फील्ड में उस ह्यूमन राइट्स को और प्रमोट करने के लिए रिसर्च वगैरह करते हैं ये, और करते हैं कि ये जो ह्यूमन राइट्स लिटरेसी है इसको बढ़ावा दिया जाए, मतलब ह्यूमन राइट्स के बारे में सब लोगों को बताया जाए, सोसाइटी में प्रमोट की जाए, अवेयरनेस फैलाई जाए, सेफ गार्ड जो उनको अवेलेबल हैं उसके बारे में बताया जाए। इसके लिए ये लोग सेमिनार्स वगैरह लगाते रहते हैं। मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसके पास ना पावर होती है सिविल कोर्ट की, और ये इंटरिम रिलीफ दे सकता है, मतलब जो भी कोई भी पर्सन है उसके साथ वायलेशन हुआ, ह्यूमन वायलेशन, तो उसको ये इंटरिम रिलीफ दे सकता है, बिकॉज इसके पास पावर होती है लाइक जस्ट सिविल कोर्ट, जो भी सिविल कोर्ट की पावर होती है। तरीके से अथोराइज भी है रिकमेंड करने के लिए पेमेंट, कंपनसेशन या डैमेज, जो भी डैमेज हुआ है। ये क्या करता है, जो हमारा ह्यूमन राइट कमीशन है ये रिकमेंड करता है सेंटर को भी, स्टेट को भी, गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट को, कि आप सुटेबल स्टेप लो, प्रिवेंट करो वायलेशन जो हो रहा है ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट। अपना एनुअली रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं। जैसे आपको NHRC मैंने बता दिया, जो भी प्रीलिम्स में आने वाले पॉइंट है या मेंस में आपको लिखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। गाइस नेक्स्ट आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, चाइना और पाकिस्तान से रिलेटेड है, इनकी दोस्ती जिंदाबाद। तो अभी चाइना ने ना क्या किया, अपने दोस्त पाकिस्तान को, दोस्त कहूँ या कुछ और कहूँ समझ में नहीं आ रहा, जो भी है, चाइना ने पाकिस्तान को ना एक फ्रीगेट्स दिया है, और बहुत ही कम दामों में दिया है, एक तरीके से समझ सकते हैं फ्री में दे दिया है। अब आप सोचो कि ये फ्रीगेट्स क्या होते हैं। पहले तो आप देख लो पाकिस्तान ने इस फ्रीगेट का नाम क्या रखा है। पाकिस्तान ने इस फ्रीगेट का नाम रखा है PNS टुगरिल, यानी इसका नाम है PNS टुगरिल। तो गाइस ये जो फ्रीगेट्स होते हैं ना, ये जो फ़ोटो देख रहे हो ना आप, ये फ्रीगेट्स की फ़ोटो है। तो ये फ्रीगेट्स के अंदर ना वेपन्स होते हैं, और ये ना बहुत पावरफुल होते हैं। ये जो ऊपर कोई विमान उड़ रहा है उसको उड़ा सकते हैं, सबमरीन को मतलब सबमरीन को दगा सकते हैं, कोई बहुत सारी चीज़ों को ये टारगेट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे वेपन्स लगे होते हैं। गाइस अब ये क्या है ना कि जो फ्रीगेट्स हैं, तो जैसे मैं बता रही हूँ जो फ्रीगेट्स हैं, तो ये सिर्फ 1-2 टाइप के नहीं होते हैं, ये 3-4 टाइप के होते हैं फ्रीगेट्स। तो मैं बता देती हूँ कि ये कौन कौन से टाइप के होते हैं। इस पहला तो होता है फ्रीगेट्स, ये जो कि आप फोटो में देख रहे हो, जो चाइना ने अपने दोस्त पाकिस्तान को भेजा है। दूसरा होता है कॉर्वेट, एंड तीसरा होता है डेस्ट्रॉयर। स्पेलिंग यहाँ पे सही से नहीं लिखी, बट आपको जो मैं बोल रही हूँ वो समझ में आ रहा होगा, डेस्ट्रॉयर। तो इन सब में ना जो डेस्ट्रॉयर होता है ये सबसे बड़ा होता है, फ्रीगेट सबसे छोटा होता है, और डेस्ट्रॉयर की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्रीगेट्स को कम आंको, भाई ये भी बहुत पावरफुल होता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये भी जहाँ है इसके अंदर भी बहुत सारे वेपन्स लगे होते हैं, और ये ऊपर उड़ता हुआ विमान या सबमरीन इनको दगा सकता है। तो अब ये एक तरीके से ना इंडिया के लिए कंसर्न भी हो गया है कि भाई चाइना ने पाकिस्तान के लिए स्पेशली फ्रीगेट्स बनाया है और ये पाकिस्तान को दे दिया है। बट इंडिया के लिए इतनी भी चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि इंडिया के पास ना बहुत धमाकेदार बड़े बड़े फ्रीगेट्स रखे हुए हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं उसके पास, उसके सामने हमारे पास ऐसे ऐसे फ्रीगेट्स हैं ना जिसमें हम ब्रह्मोस मिसाइल को भी रख सकते हो, ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं वहाँ से। तो घबराने वाली, ऐसी इंडिया के लिए इतनी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बट पड़ोसी कंट्री के पास कोई वेपन आ रहा है तो थोड़ा बहुत कंसर्न तो होता ही है। इस बात करेंगे कि ये जो फ्रीगेट्स हैं ना, ये किसके पास कितने हैं। जैसे अब ये हम तीन कंट्रीज़ हैं, जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, और एक तरफ हम इंडिया हैं, ठीक है। तो अब गाइस मैं बता दूं, जो चाइना के पास फ्रीगेट्स हैं ना वो लगभग 43 to 44 हैं, यानी कि बहुत सारे हैं इसके पास। अब आप सोचो इंडिया के पास कितने हैं। इंडिया के पास लगभग 13-14। पाकिस्तान के पास तो नाम मात्र के लिए हैं, 2 या 3 है। अब एक ही चला गया तो 4 हो गया होगा, बस 2-3 ऐसे, ठीक है। तो अब ये तो इनकी क्वांटिटी हो गई, यानी कि चाइना के पास बहुत सारे हैं, और इंडिया के पास 13-14, ये भी बहुत है, ठीक है। और भी हम लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट साइन कर रखे हैं, डील साइन कर रखी हैं। अभी हमारे पास आने वाले टाइम में इनकी जो नंबर है वो इनका नंबर बढ़ जाएगा और काफ़ी सारे फ्रीगेट्स हो जाएंगे। तो अब यहाँ से ये था गाइस, ये आपको समझ में आ गया फ्रीगेट्स और ये क्या इस आर्टिकल में था, वो भी मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। गाइस अब हम आ गए हैं बिजनेस पेज पे, और यहाँ पे आप हेडिंग देख रहे हैं, ऑयल राइज अगेन। अब ये क्यों ऑयल राइज क्यों हो गए हैं? अब ये क्या किया है ना, यूएस ने क्या कर दिया है, जो उसका बॉर्डर था ना, अभी तक तो उसने अलाउ नहीं कर रखा था कि भाई कोई नहीं आएगा, अपने बॉर्डर रीओपन कर दिए हैं। किन लोगों के लिए? जो वैक्सीनेटेड है। तो अब ये रीओपन हो चुके हैं, तो लोग फ्लाइट कर रहे हैं इधर से उधर। तो जैसे ये बॉर्डर रीओपन हुआ है ना,
तभी से ना ऑयल के जो प्राइस हैं वो बढ़ गए हैं, बूस्ट अप मतलब उसमें इंक्रीमेंट डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो गई है और ऑयल के प्राइस राइज़ हो गए हैं। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि मंगलवार तक ये जो इसके प्राइस आपको देखने को मिल सकते हैं $86 पर बैरल। अब आप यहाँ पे सोचोगे कि ये बैरल क्या है, तो अब मैं आपको बता दूँ, जो एक बैरल होता है ना, इसमें अप्रॉक्स लगभग 159 लीटर क्रूड ऑयल आता है। ठीक है गाइस, तो एक बैरल में कितना क्रूड ऑयल होता है, 159 लीटर के अप्रॉक्स। तो इसके दाम यहाँ पे इतने बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। गाइस, आज का न्यूज़ एनालिसिस हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि आज कोई भी एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। और गाइस, बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो वॉच करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो गाइस, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो गाइस आप ज़रूर सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ेंगे तो मेरे अंदर मोटिवेशन लेवल नहीं आएगा, एक एक्साइटमेंट नहीं आएगा वीडियो बनाने का। तो गाइस, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, अपना भी करो, अपने साथ में भाई जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सबको सब्सक्राइब करा दो चैनल, ताकि चैनल में जो है सब्सक्राइबर बढ़े। मेरे अंदर भी क्या, जैसे ऑयल प्राइस राइज़ हो रहे हैं तो मेरे अंदर भी जो एक्साइटमेंट लेवल है वो राइज़ हो जाएगा और मैं बहुत अच्छी वीडियोस आपके सामने लेके आऊँगी, आपको भी पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। तो गाइस, आप सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनसे सब्सक्राइब कराइए मेरा चैनल। और बस इतना ही। हैप्पी लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।